एक जो इन्वेस्टर है, बड़ा इन्वेस्टर है जो कैपिटल मार्केट में, जिसको हम एफआई बोलते हैं, ताकि वो हर साल कुछ पैसा निकाल रहा है, तो ये साल भी अगर आप देखोगे तो करेक्ट। उन्होंने एक अच्छा खासा पैसा निकाल लिया है। बाय इन्वेस्टर के हिसाब से सोचिए, जब वो एक इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो उनके पास बहुत ऑप्शंस है। चाइना में इन्वेस्ट करे, कोरिया में इन्वेस्ट करे, इंडिया में करे, ब्राज़ील में करे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके पास। तो जियोपॉलिटिक्स था और उसके पहले था टैरिफ। हाँ, तो टैरिफ की वजह से आपको क्या लगता है कि कोई अनसर्टेनिटीज बनी हुई है? आई थिंक अभी आप देखोगे जब हमारा यूएस इंडिया ट्रेड डील हो गया है, काफ़ी एआई कंपनीज जो यूएस बेस्ड एआई कंपनीज हैं, उन्होंने कुछ कुछ मॉड्यूल्स या कुछ चीज़ें लॉन्च की, जिससे ये फियर आ गया कि जो आईटी सर्विसेज जो काम करती है उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज वो तो आप खुद ही एआई के थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू। थैंक यू आपके समय के लिए। तो हम शुरू करते हैं। इन टर्म्स ऑफ द पर्सपेक्टिव सिंपल है ये करने के पीछे कि हम आप लोगों से मिलते हैं और जानकारी देख लेते हैं कि बाज़ार में क्या चल रहा है, और आप ही के माध्यम से जो इन्वेस्टर्स है उनको हेल्प होती है कि अगर आगे उन्हें अगर इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजंस लेना है तो उनको थोड़ा सा डायरेक्शन मिल जाएगा। तो वो ये एक पर्सपेक्टिव है। तो पहले सबसे पहले जो अभी चल रहा है, तो अगर उसके बारे में अगर आप थोड़ा जानकारी दे दें कि जो माहौल है करेक्ट। ग्लोबली, जो ये जियोपॉलिटिक्स का जो सिचुएशन है, उसके ऊपर अगर आप अपनी राय दे दे तो अभी आई नो हम एक्सपर्ट नहीं है, बट लाइक जो भी नो जो करेक्ट करेक्ट सी ऑब्वियसली जो हो रहा है अनफॉर्चुनेट है, और इसका काफ़ी इम्पैक्ट है ग्लोबली, हमारे कंट्री पे, दूसरे कंट्रीज पे भी, इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज एक तो है जो कंट्रीज जिसमें ये एक्चुअल इम्पैक्ट है, फिजिकल इम्पैक्ट वॉर का, और एक है जिनका दूसरा इम्पैक्ट है बिकॉज जो जिस जोग्राफी में ये हो रहा है, दैट इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल है, एलएनजी है, ये सब है। तो और एशिया में हम जितने भी कंट्री है इंक्लूडिंग इंडिया, हम सब ज़्यादातर नेट इम्पोर्टर है ये सब चीज़ों के। तो ऑब्वियसली उनकी सप्लाई इम्पैक्ट हुई है, उनके प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो सप्लाई इंडिया में भी आपने देखा होगा, क्रूड के प्राइसेस बढ़े हैं, ऑल्दो हमने अब तक पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस ऊपर जाते हुए नहीं देखे हैं। आई थिंक वो कंपनीज ने अब तक नहीं बढ़ाए, उनका कॉस्ट बढ़ गया है तो उनके लॉसेस हो जाएंगे शायद, बट वो अब तक नहीं बढ़ा है, बट सप्लाई भी इम्पैक्ट हुआ है, तो अनफॉर्चुनेट है। अभी इसमें वॉर का एग्जैक्टली क्या होगा ये तो डिफिकल्ट है, बट हम अलग अलग सिनारियो देख सकते हैं। एक सिनारियो ये है कि ये शायद जल्दी ही कुछ इसका रेजोल्यूशन हो जाए। उसमें क्या होगा कि ऑब्वियसली इमीडिएटली तो सब नॉर्मलाइज नहीं होगा, बट अगर वॉर रेजोल्यूशन भी हो गया समझो कुछ हफ्तों में, तो शायद कुछ महीनों के बाद आपका जो क्रूड और एलएनजी का इम्पैक्ट है वो थोड़ा नॉर्मलाइज होकर आपके जो प्राइजेस है वापस नीचे आ जाएंगे। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे जैसे ये लंबा चलता रहता है उसका जो आफ्टर इफेक्ट है और लंबा होता रहता है, क्योंकि प्रोडक्शन का इम्पैक्टेड है। अगर प्रोडक्शन आपका इम्पैक्ट है, आपकी ऑयल फील्ड्स बंद हो गई है, तो उसको रीस्टार्ट करने में टाइम लगता है। अगर आपके एलएनजी के टर्मिनल्स पे कुछ इम्पैक्ट आ गया है तो उसको वापस रिकन्स्ट्रक्ट और उसको ठीक करने में टाइम लग जाता है। सो अगर ये समझो नहीं रिजॉल्व हुआ और ये 3-6 महीने तक चला, देन आफ्टर इफेक्ट भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपका क्रूड ऑयल काफ़ी ऊपर जा सकता है, एलएनजी का जो हाई प्राइसेस है वो ऊपर रह सकता है। फिर आफ्टर सम पॉइंट क्या होगा कि हमें भी, हमारी जो इंडिया में जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनको भी हाइक लेना पड़ेगा अगर ये लंबा चलता रहा तो आपके पेट्रोल और डीजल के प्राइस ऊपर जाएंगे। फिर वो आम आदमी को एक इन्फ्लेशन हिट करेगा। अभी तक क्या है, क्योंकि प्राइसेस नहीं बढ़े तो इतना हिट नहीं किया है। सो दैट इज़ द सिनारियो। एक सिनारियो है कि जल्दी आपका वॉर रेजोल्यूशन हो जाए, तो आई थिंक 2-3 महीनों में थिंग्स विल गो बैक टू नॉर्मल। और एक है कि अगर ये लंबा चला देन ऑब्वियसली आपका क्रूड काफ़ी ऊपर जाएगा, एवरीवन विल फेस द इम्पैक्ट, आपका रूपी भी डिप्रिशिएट हो सकता है, और बिकॉज आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ये सब बढ़ सकता है। सो इन दैट सेंस इट कुड बी, ये ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। तो होपफुली इंडिया के लिए यही बेटर है कि जितना जल्दी रेजोल्यूशन हो उतना अच्छा है, जितना लंबा चलेगा ये ज़्यादा नेगेटिव होगा। वो अपने हाथ में नहीं है। हाँ, ये और ये कब कैसे होगा ये अपना हाथ में नहीं है, तो वी कैन ओनली, हम सिनारियोज देख सकते हैं अलग अलग कि ये सिनारियो में कैसा है, ये सिनारियो में कैसा है। देखिए इसमें ना वैल्यूएशन पे आते हैं। पहले तो वैल्यूएशन वाइज आज देखेंगे तो लार्ज कैप का वैल्यूएशन ऑलरेडी, हम निफ्टी जो लार्ज कैप है उसका वैल्यूएशन देखें तो वो ऑलरेडी अपने 10 ईयर एवरेज के नीचे आ चुका है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप के वैल्यूएशन भी ऊपर से करेक्ट हो गए, बट आज भी वो एवरेज के काफ़ी ऊपर है। और स्पेसिफिकली ऐसी अनसर्टन एनवायरनमेंट में, और अगर हमको लगता है कि लंबा खींचेगा, देन ऑब्वियसली अगर ये इंडिया के लिए नेगेटिव है तो मार्केट्स के लिए भी नेगेटिव है, तो एक करेक्शन आ सकता है। आई मीन हमने लास्ट 2-3 दिन में थोड़ा एक इम्प्रूवमेंट देखा है, सेंटिमेंट इम्प्रूव हुआ है कि वॉर रेजोल्यूशन हो रहा है। अगर वो हुआ तो अच्छी बात है, बट ये नहीं हुआ तो वापस एक करेक्शन आ सकता है। और वो करेक्शन के दौरान
वापस हम देख सकते हैं शायद स्मॉल एंड मिड कैप अंडर परफॉर्म कर सके थे। अच्छा। तो आई थिंक फ्रॉम अ डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू अगर ऐसा है कि अगर लंबा चले तो बेटर है कि हम हाइब्रिड ओरिएंटेड फंड्स और लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करें। Okay. और मिड एंड स्मॉल कैप में अगर करना भी है लॉन्ग टर्म एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा एसेट एलोकेशन है वो फॉलो करें, बट इंक्रीमेंटली ज़्यादा इन्वेस्ट हमको लमसम में हाइब्रिड ओरिएंटेड फंड्स और लार्ज कैप में ही करते रहना चाहिए। हम इसके ऊपर वापस आएंगे। हाँ। पहले हम दूसरे एस्पेक्ट भी देख लेते हैं, जैसे एक तो जियोपॉलिटिक्स था, पर उसके पहले था टैरिफ। हाँ, तो टैरिफ के वजह से आपको कोई लगता है कि कोई अनसर्टेनिटीज बनी हुई है या वो प्रॉब्लम्स अभी पीछे जा चुका है? आई थिंक अभी आप देखोगे जब हमारा यूएस इंडिया ट्रेड डील हो गया है, आई थिंक टैरिफ का काफ़ी हद तक रेजोल्यूशन हो गया है। अज्यूमिंग जो डील हुई है वो पास हो जाएगी और फाइनल हो जाएगी। इसमें एक और एडेड अनसर्टेनिटी ये थी कि उसके बाद यूएस में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आ गई कि वो टैरिफ्स ही लीगल है इलीगल है। सो आई थिंक उस केस में क्या होगा वो ट्रेड डील का, दैट ऑल्सो वी हैव टू सी। इंडिया में ट्रेड डील कब पास होती है वो देखना पड़ेगा, बट आई थिंक फिलहाल तो क्या हो गया है कि हमारे जो टैरिफ बहुत हाई थे वो ऑलरेडी कम तो हो गए हैं, बिकॉज वो एक्स्ट्रा 25% ऑफ टैरिफ था रशियन ऑयल परचेज के ऊपर जो लगाया था वो तो निकल चुके हैं, तो टैरिफ ऐसे ही कम हो चुका है। और अगर ट्रेड डील हो गई तो हमारे टैरिफ और कम हो जाएंगे। तो आई थिंक और ऊपर से क्या हो गया है, रुपी भी काफ़ी डिप्रिशिएट हो गया है लास्ट ईयर से इस साल। तो 10% तो रुपी डिप्रिशिएट हो गया ऑलमोस्ट। तो जो टैरिफ का इम्पैक्ट था काफ़ी इम्पैक्ट तो रुपी डिप्रिशिएशन ने ले लिया है फॉर एक्सपोर्टर्स। तो इंक्रीमेंटली टैरिफ लेस इश्यू है, अज्यूमिंग के जो है वो चलता रहेगा। वापस ऑब्वियसली एक्स्ट्रा टैरिफ आ गया तो अलग चीज़ है, अदरवाइज आई थिंक टैरिफ इज़ नॉट अ बिग इशू नाउ एनी मोर, बिकॉज वो ट्रेड डील भी हो गई और रुपी डिप्रिशिएशन से एक कंफर्ट आ गया है एक्सपोर्टर्स को। आई थिंक ज़्यादा बड़ा इशू अभी है कि क्रूड और एलएनजी और जो एनर्जी ओरिएंटेड चीज़ें हैं उनका प्राइसेस का क्या होता है। तो बेसिक कमोडिटी एनर्जी रिलेटेड जो करेक्ट, प्रॉब्लम है, हाँ, आई थिंक वो सबसे उससे बड़ा। तीसरा और मतलब अभी एटलीस्ट फिलहाल बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिक्स के वजह से एक एआई का इशू बहुत सारा टॉक ऑफ द टाउन एक सब्जेक्ट है, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? सी एआई का क्या है कि अभी पिछले फरवरी में क्या हुआ था बिफोर दिस वॉर के काफ़ी एआई कंपनीज जो यूएस बेस्ड एआई कंपनीज हैं उन्होंने कुछ मॉड्यूल्स या कुछ चीज़ें लॉन्च की जिससे ये फियर आ गया कि जो आईटी सर्विसेज जो काम करती है उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज वो तो आप खुद ही एआई के थ्रू कर सकते हैं। बट एक्चुअली क्या है इसमें थोड़ा एक कन्फ्यूजन, ये मतलब मैं करेक्शन ये करना चाहूँगा कि आप और मैं या कोई छोटी मोटी कंपनी या इंडिविजुअल कुछ करना चाहे वो एआई के थ्रू डायरेक्टली कर देगा। बट कभी भी कोई एक लार्ज कंपनी या लार्ज कॉर्पोरेट कुछ एआई इम्प्लीमेंट करना चाहती है, आई थिंक इट इज़ वेरी अनलाइकली कि वो लोग खुद से करेंगे या चैट जीपीटी के थ्रू डायरेक्टली कर देंगे, बिकॉज उनको चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी हो, ठीक से काम हो, कोई इश्यूज नहीं हो बाद में, चाहे उनके कस्टमर्स हो या एम्प्लॉयज़ हो। तो वो एक हमेशा एक आईटी सर्विसेज कंपनी को एक बिजनेस देंगे कि आप हमारे लिए एआई इम्प्लीमेंट करो। एक बिजनेस रिस्क और रेपुटेशन रिस्क बना रहेगा। करेक्ट, मतलब वो अगर आप आईटी सर्विसेज को देते हैं तो आई थिंक वो आप सब एग्जैक्टली। तो आई थिंक ये जो रिस्क है कि लोगों के दिमाग में कि आईटी सर्विसेज का काम बंद हो जाएगा, आई थिंक वो सही नहीं है। शॉर्ट टर्म में ये होगा कि एआई की वजह से आप क्लाइंट्स आपको बोलेंगे कि आप कम खर्चे में काम करो, कॉस्ट एफिशिएंसी लाओ, मुझे पास ऑन करो, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा इम्पैक्ट होगा। बट आई थिंक लॉन्ग टर्म में नया काम भी मिल सकता है आईटी कंपनीज को। बहुत सारी कंपनीज है जो आज एआई के बारे में सोच रही नहीं है, वो सोचे कि हम भी एआई इम्प्लीमेंट करके अपना खर्चा कम करते हैं, उसके लिए वो एक आईटी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देंगी, तो उनको बेनिफिट भी हो सकता है। आई थिंक शॉर्ट टर्म में नेगेटिव हो सकता है और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हो सकता है। ये मेरा व्यू है एआई पे। अभी क्या हो रहा है, मार्केट को शॉर्ट टर्म पे ज़्यादा, ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म की हमेशा सर्टेनिटी ज़्यादा होती है, तो वो स्टॉक प्राइसेस ने रिएक्ट शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट को लेके किया है। जैसे जैसे वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्लियर होगा, आई थिंक वो स्टॉक्स वापस रिकवर भी कर लेंगे। आपको लगता है वहाँ पे थोड़ा एक्सेसिव रिएक्शन हो गया? अगर आप आपका व्यू के हिसाब से, अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से देखेंगे तो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट था इसलिए वो एक रिएक्शन आ गया। बट अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आई वुड से कि थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया है एंड वैल्यूएशंस भी अभी करेक्ट हो गए हैं। इवेंचुअली ये सब फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी से इनकी फ्री कैश फ्लो यील्ड्स अच्छी हो गई है, डिविडेंड यील्ड अच्छी हो गई है। तो आई थिंक, और इस सिनेरियो में जो हमने पहले डिस्कस किया वॉर के सिनेरियो में, जब आपकी करेंसी और डिप्रिशिएट हो सकती है, उस सिनेरियो में आईटी कंपनीज को वैसे भी बेनिफिट होता है। तो आई थिंक आफ्टर द करेक्शन आईटी कंपनीज, आई थिंक फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इनफैक्ट मैं आपके जो लॉन्ग टर्म व्यू से सहमत हूँ
क्योंकि हमने क्या किया अभी रिसेंटली हम डिजिटाइजेशन का प्रोजेक्ट हम हमारे कंपनी में चला रहे हैं। तो हमने क्लाउड का एंटरप्राइज सॉल्यूशन लिया है, करेक्ट। उनका जो प्रीमियम वर्जन है वो लिया है। और हमने हमारे एक जो सॉफ्टवेयर के जो एम्प्लॉय उनको बोला है कि आप इसको यूज़ करिए और देखिए कैसे हो सकता है। पहले हमें ऐसा लगा कि लाइक ये काम जो शायद 90 डेज का था वो 9 डेज में हो जाएगा। बट फिर पता चला जब वो काम कर रहे तो पता चला कि वो 90 डेज का काम 30 डेज में हो रहा है, 35 डेज में हो रहा है। तो काम तो रिड्यूस हो रहा है, बट यू नीड टेक्नोलॉजी पर्सन। ऐसा नहीं है कि वो AI का एजेंट लेके हम कहीं पे प्लग कर देंगे और प्लग करने से मेरा काम पूरा हो जाएगा। दैट इज नॉट करेक्ट। तो जो आपकी जो धारणा है कि भाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको टेक्नोलॉजी कंपनी लगेगी, और जो लार्ज कंपनियां हैं वो अपना बिजनेस रिस्क नहीं लेना चाहेगी और रेपुटेशन रिस्क नहीं चाहेगी। तो वो चाहेगी कि वो कंपनी को हमेशा साथ में रखे जो इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं। करेक्ट। और आई थिंक वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी हो जाती है ना एक जन की। हाँ जी, हाँ जी। कि कुछ गलत हुआ तो यू वांट समवन टू बी अकाउंटेबल। करेक्ट। अच्छा, और एक चीज जो हम देख रहे थे एटलीस्ट पिछले अगर हम 2-3 साल से भी देखें तो एक जो इन्वेस्टर है, बड़ा इन्वेस्टर है जो कैपिटल मार्केट में जिसको हम एफआई बोलते हैं, वो समहाउ नाराज है या आप बोल सकते हो, ताकि वो हर साल कुछ पैसा निकाल रहा है। तो ये साल भी अगर आप देखोगे तो उन्होंने एक अच्छा खासा पैसा निकाल लिया है। आपकी उसके ऊपर क्या धारणा है? आपको क्या लगता है कि कब उनका मूड चेंज हो जाएगा और वो रिटर्न इंडिया में वापस आएंगे? देखिए इसमें क्या है कि अभी आप एफआई इन्वेस्टर के हिसाब से सोचिए, जब वो एक एमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो उनके पास बहुत ऑप्शंस है। चाइना में इन्वेस्ट करे, कोरिया में इन्वेस्ट करे, इंडिया में करे, ब्राज़ील में करे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके पास। वो भी यही देखते हैं कि कौन से मार्केट की अर्निंग्स ग्रोथ कैसी रहेगी, कौन से मार्केट की वैल्यूएशन कैसी है। आई थिंक लंबे समय के लिए क्या हो रहा था, इंडियन मार्केट्स की अर्निंग्स ग्रोथ वन ऑफ द बेस्ट थी इन द वर्ल्ड, इन द एमर्जिंग मार्केट्स। यूएस की भी अच्छी थी, तो इंडिया और यूएस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा था, वैल्यूएशन बढ़ रहे थे। और आप देखो कि काफ़ी मार्केट जैसे चाइना, जापान, कोरिया, वहाँ पे काफ़ी समय तक कुछ रिटर्न बना नहीं था, वैल्यूएशंस भी ठीक हो गए थे, अर्निंग्स ग्रोथ भी वीक थी। अभी पिछले 2-3 साल में क्या हुआ है, अर्निंग्स रिवाइव हुई है। मे बी बिकॉज क्या है, बहुत सारे कंट्रीज में AI रिलेटेड स्टॉक्स और कंपनीज है जिनको AI से बेनिफिट होता है, चाहे वो सेमीकंडक्टर कंपनीज हो, मेमोरी कंपनीज हो, या डायरेक्ट AI रिलेटेड कंपनीज हो। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली क्या है, ऐसी AI रिलेटेड कोई कंपनी नहीं है। इनफैक्ट IT सर्विसेज जो हमने पहले डिस्कस किया, उसको उसका एक परसेप्शन है कि वो नेगेटिव है AI के लिए। तो क्योंकि और इंडिया में ऐसी अर्निंग्स ग्रोथ भी वीक रही है पिछले 2 साल में। अभी क्योंकि दूसरी कंट्रीज में अर्निंग्स ग्रोथ इंप्रूव हुई है और वैल्यूएशन अभी भी कम है इंडिया से, तो आई थिंक नेचुरली फॉर एफआई इन्वेस्टर वो अट्रैक्टिव हो जाता है। आई थिंक ये कब बदलेगा, जब ये बदलेगा कि अभी काफ़ी जगहों पे क्या है, काफ़ी कंट्रीज में जो पूरा अर्निंग्स ग्रोथ है वो AI रिलेटेड है। जब ये AI रिलेटेड केपेक्स और AI रिलेटेड जो अर्निंग्स ग्रोथ है उसमें स्लो डाउन आएगा फॉर वॉट एवर रीज़न, चाहे वो ज़्यादा हो गया या फिर चाहे वो कभी कभी इन्वेस्टमेंट एक्सेसिव हो जाता है, या फिर और कोई रीजन से, चाहे वो अभी ये सप्लाई चेन इश्यूज या कोई भी रीजन से अगर उसमें एक स्लो डाउन आता है, और क्योंकि वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है वो मार्केट्स में, अर्निंग्स ग्रोथ AI लिंक्ड है, अगर एक स्लो डाउन आ जाता है और वो उसी दौरान इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ स्टेबल रहती है, तो आई थिंक वापस एक नेचुरल इंटरेस्ट आएगा इन इंडियन मार्केट। सो आई थिंक कब होगा, कैसे होगा वो देखना पड़ेगा, बट आई थिंक ब्रॉडली स्पीकिंग एवरीथिंग सब लिंक्ड है अर्निंग्स ग्रोथ से। तो अगर इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ जो अभी म्यूटेड है पिछले 2 साल से, फिजिकल ईयर 25 और फिजिकल ईयर 26 जो अभी हम है, अगर अगले 2 साल में अर्निंग्स ग्रोथ इंप्रूव हुई तो आई थिंक वापस एक इंडिया में इंटरेस्ट आना चाहिए। तो इसी को हम साथ में लेके हम थोड़ा सा इकोनॉमी को टच कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो कैपिटल मार्केट है वो इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड है, उल्टा नहीं हो सकता है। तो आपकी इकोनॉमी के ऊपर क्या राय है? आप कुछ वहाँ पे आपको लगता है कि इकोनॉमी में कोई गड़बड़ है या वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन प्लेस्ड है? आई थिंक कोई गड़बड़ तो नहीं है। इस साल भी इंडिया की रियल GDP ग्रोथ ठीक ही रही थी। वो तो क्या इन्फ्लेशन कम थी इसलिए नॉमिनल GDP ग्रोथ कम हो गई थी। होपफुली नेक्स्ट ईयर इन्फ्लेशन थोड़ा ऊपर होगा तो नॉमिनल GDP ग्रोथ भी इम्प्रूव होगा। रिस्क यही है कि अगेन इट इज़ वो जियोपॉलिटिक्स से लिंक्ड है कि थोड़ी इन्फ्लेशन तो ठीक है, बट अगर ये वॉर ज़्यादा लंबी चली और ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया तो देन ऑब्वियसली उससे इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गई, क्रूड पेट्रोल डीजल प्राइसेस बढ़ गए, जनरल इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो आपका कंजम्पशन एक नेगेटिवली हिट हो सकता है। और दूसरा क्या है, बिकॉज ये फ्रेट कॉस्ट भी बहुत बढ़ गया है, तो ऑल्दो रूपी डिप्रिसिएशन तो एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा है, गुड्स एक्सपोर्ट्स के लिए क्या होगा कि अगर फ्रेट कॉस्ट बढ़ गया तो उनका खर्चा बढ़ जाएगा, वो
आईटी कंपनीज को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो फिजिकली नहीं होता, वो तो और द इंटरनेट होता है, बट जो Correct. फिजिकल गुड्स एक्सपोर्टर है उनको इम्पैक्ट ये हो जाएगा कि वो कर नहीं पाएंगे ट्रांसपोर्ट। तो आई थिंक ये सब सारी चीज़ें लिंक्ड है। और अगर समझिए इसी दौरान अगर इन्फ्लेशन की वजह से गवर्नमेंट को सब्सिडी बढ़ानी पड़ी, चाहे वो फर्टिलाइजर सब्सिडी या फूड सब्सिडी और कोई भी सब्सिडी, तो गवर्नमेंट के पास जो केपेक्स करने के लिए पैसा है वो भी कम पड़ेगा। सो जैसे जैसे अगर ये वॉर लंबी चली तो इट कुड बी नेगेटिव फॉर ऑल, चाहे वो फिजिकल गुड्स एक्सपोर्ट्स हो बिकॉज ऑफ फ्रेट कॉस्ट एंड अदर अनसर्टनटी, कंजम्पशन अगर इन्फ्लेशन हाई रहा तो इम्पैक्ट होगा, और आपका केपेक्स में भी इम्पैक्ट आ सकता है अगर सब्सिडी बिल बढ़ जाएगा तो ये नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। अभी कितना इम्पैक्ट करेगा जीडीपी को, 50 बिप से 100 बिप से, इट्स डिफिकल्ट टू से, बट डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट होगा एक जीडीपी पे अगर ये लंबा चला तो। अगर ये जल्दी खत्म हो गया तो आई थिंक इट विल नॉट बी इम्पैक्टेड। इसीलिए हमने स्टार्ट में वही बोला, अगर जल्दी इम्पैक्ट हुआ खत्म हो गया तो ओवरऑल इकोनॉमी इम्पैक्ट भी कम रहेगा, विच मीन्स मार्केट पे भी इम्पैक्ट कम रहेगा। ज़्यादा लंबा चला तो इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट आएगा, इन्फ्लेशन पे भी इम्पैक्ट आएगा और आपका मार्केट पे भी इम्पैक्ट। तो मैं अभी कुछ आज या कल ही में कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था, शायद गोल्डमैन सैक का, कि उन्होंने सभी कंट्री की जीडीपी कट की है और उसमें इंडिया की सबसे ज्यादा कट किया है, तो विच इज टॉकिंग अबाउट 5.9%। करेक्ट। तो आपका उसके ऊपर क्या लगता है, थोड़ा रिएक्शंस या आपकी क्या? हाँ, बट आई थिंक वो वही बोल रहे हैं। आई थिंक आई हैव नॉट रेड द रिपोर्ट, तो मैं आई डोंट नो क्या अजम्पशन थे उनके, बट आई थिंक वही है कि आई थिंक मे बी 100 बिप से उन्होंने काटा है, 6.9 का 5.9 किया, वही मैं बोल रहा था। आई थिंक दे आर अज्यूमिंग के क्रूड थोड़े लंबे समय के लिए ऊपर रहेगा, विच विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट, बट आई थिंक उसके बाद भी 5.9 विल बी वन ऑफ द बेस्ट ग्रोथ इन मोस्ट कंट्री, आई मीन अक्रॉस लार्ज इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। तो 5.9 अभी भी बहुत अच्छा रहेगा आई थिंक। और रियल जीडीपी की ग्रोथ बात कर रहे हैं, तो अगर आपका 100 बिप से अगर रियल जीडीपी कम भी हो गया तो आई थिंक इन्फ्लेशन आपका 100 बिप से बढ़ जाएगा, तो आपका नॉमिनल जीडीपी पे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा शायद। तो अगर आपकी इकोनॉमी अगर ठीक ठाक है, मान के चलिए बहुत सारे जो आपका बैंक बैलेंस शीट अच्छी है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट अच्छी है, एटलीस्ट गवर्नमेंट साइड अगर ये सब ठीक ठाक है, तो अभी मार्केट के वैल्यूएशंस के ऊपर अगर आप थोड़ा सा आपकी राय दें। तो अगर मार्केट का वैल्यूएशन देखें, स्पेसिफिकली निफ्टी का वैल्यूएशन देखें, जो हम एक लार्ज कैप के प्रॉक्सी के लिए यूज करें, तो आई थिंक आप प्राइस टू बुक देखिए, प्राइस टू बुक ऑफ निफ्टी आज उसके 10 ईयर एवरेज के नीचे आ चुका है, तो इन दैट सेंस वैल्यूएशन काफ़ी कंफर्टेबल है, स्पेसिफिकली लार्ज कैप के लिए। क्या इसका मतलब है कि वो और नीचे नहीं जा सकता? ऑब्वियसली वो एवरेज से और भी नीचे जा सकता है, बट अब ऑलरेडी एवरेज के नीचे आ गए, तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं है, जो सितंबर 2024 में बहुत एक्सपेंसिव हो गए। तो आई थिंक लार्ज कैप वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है। इनफैक्ट हमारा जो एक इंटरनल एसेट एलोकेशन मॉडल है जो हम यूज़ करते हैं हमारे बैलेंस्ड फंड और मल्टी एसेट फंड में, अगर वो मॉडल का हम देखें, वो मॉडल भी अगर प्रेडिक्ट कर रहा है कि आई थिंक नेक्स्ट 1 ईयर में निफ्टी में आपको 15% प्लस रिटर्न बन सकता है। दिस इज फॉर निफ्टी विच इज लार्ज कैप। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करूँ तो आई थिंक अभी भी वैल्यूएशंस वहाँ पे करेक्ट तो हुआ है ऊपर से, बट अभी भी एवरेज के ऊपर है। तो जितना अट्रैक्टिव और जितना कंफर्टेबल हमको लार्ज कैप वैल्यूएशन लग रहा है, उतना मिड एंड स्मॉल कैप अभी भी नहीं है। क्या इसका मतलब है कि वो शायद लार्ज कैप से आपको कम रिटर्न देगा, बट आई थिंक मिड एंड स्मॉल कैप भी आपको जो लार्ज 18 महीने में आपको रिटर्न दिया उससे बेटर रिटर्न देगा। तो अगर पिछले 18 महीनों में आपका मिड एंड स्मॉल कैप रिटर्न वाज वेरी म्यूटेड या कुछ नहीं बना है, तो शायद अगले एक साल में आपको उससे बेटर रिटर्न देगा। लार्ज कैप अगर 15 देगा तो शायद मिड एंड स्मॉल कैप उससे कम देगा, बिकॉज वैल्यूएशन उसके अभी भी थोड़ा करेक्शन होना बाकी है। बट आई थिंक ब्रॉडली पॉजिटिव रिटर्न मार्केट में बन जाना चाहिए अगले एक साल में, एंड लार्ज कैप रिलेटिवली बेटर रिटर्न देना चाहिए। तो आप जैसे कह रहे थे कि अगर किसी को लमसम करना है तो लार्ज कैप देख सकते हैं, लेकिन अगर किसी को स्टार्गेट करना है तो मिड और स्मॉल में डाल सकते हैं। करेक्ट। ओके, तो ये तो आपने थोड़ा जो मार्केट कैप ब्रेकअप के ऊपर आपका वैल्यूएशन का जजमेंट दिया, तो थोड़ा सा अगर आप सेक्टर के ऊपर बता दो कि सेक्टर में कहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे वैल्यूएशंस अच्छे हुई है, और अभी भी कौन से ऐसे सेक्टर है जहाँ पे वैल्यूएशन में अभी भी ग्रोथ है? आई थिंक सबसे अट्रैक्टिव जो है वैल्यूएशंस के हिसाब से आप सेक्टर देखेंगे वो है आज है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। ओके, तो आप देखोगे एंड स्पेसिफिकली उसमें आप प्राइवेट बैंक्स भी देखोगे, उनके वैल्यूएशंस अभी ऑलमोस्ट कोविड में जो वैल्यूएशन लो थे उसके भी नीचे आ गए काफ़ी प्राइवेट बैंक्स के वैल्यूएशन। तो आई थिंक प्राइवेट बैंक वैल्यूएशंस काफ़ी सस्ते हैं, पी प्राइस टू बुक दोनों पे आप देखोगे काफ़ी चीप हो गए कंपेयर टू देयर ओन हिस्ट्री, कंपेयर टू मार्केट, कंपेयर टू देयर प्रीमियम टू मार्केट ओवरऑल। तो आई थिंक
और आई थिंक लॉन्ग टर्म में दे शुड डू वेल। आई थिंक अगर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 10-11% रहेगी तो उतनी तो हमारी क्रेडिट ग्रोथ रहेगी, उतनी तो उनकी अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी। सो दैट वे डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ की आना चाहिए फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके लिए वैल्यूएशन अभी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो ये तो एक सेक्टर है, आई थिंक इट्स वेरी अट्रैक्टिव। उसमें आपने कुछ अच्छा डेटा पॉइंट बताया था, जो आपने पेग रेशो बताया था हाँ निफ्टी के एग्जैक्टली, साथ में, अगर वो आप थोड़ा करेक्ट एक्सप्लेन कर देते तो। करेक्ट। तो आप देखेंगे इंडियन मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 1-2 साल में 11-12% अर्निंग्स ग्रोथ, हाँ जी, करेक्ट। हाँ जी, और आई थिंक पी शायद निफ्टी का चल रहा होगा 20 के आसपास। हाँ जी, तो आप देखोगे ऑलमोस्ट 1.8 टाइम्स पीईजी हो गया। हाँ जी। आप बैंक्स का देखेंगे, हम्म, स्पेसिफिकली प्राइवेट बैंक्स और इन सब का देखेंगे, हम्म, उसमें भी एक्सपेक्टेशन है शायद अगले 2 साल में 11-12% अर्निंग्स ग्रोथ दे देगा आपको। ओके, और अगर आप उनका पी देखें तो आज ऑलमोस्ट वो 11-12 पी पे है। हाँ जी, तो जब ओवरऑल मार्केट हमारा निफ्टी 1.8 पैक पे चल रहा है, हम्म, बट अगर आप अगर बैंक्स को देखें वो जस्ट 1 टाइम्स पैक पे चल रहा है। आई थिंक पैग रेशियो के हिसाब से इट इज़ द लोएस्ट पैग रेशियो विद इन ऑल सेक्टर्स फॉर प्राइवेट बैंक। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो काफ़ी अट्रैक्टिव। तो उसके अलावा एक तो हो गया आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। आई थिंक सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव तो वही है। ओके, बाकी उसके अलावा अगर आप देखेंगे दूसरे सेक्टर्स में, ऑटोमोबाइल एक सेक्टर है जो काफ़ी उसने अच्छा रिटर्न दिया था जीएसटी कट के बाद, बट अभी बिकॉज ऑफ दिस होल कंसर्न के आपके कमोडिटीज़ बढ़ रहे हैं, स्टील, एल्यूमिनियम, क्रूड, अभी रिसेंटली उनकी मार्जिन हिट होगी और अर्निंग्स कट सकती है, इसके लिए उसमें भी एक करेक्शन आया है। बट आई थिंक काफ़ी जो इम्पैक्ट है अर्निंग्स कट का वो फैक्टर इन हो चुका है इन मोस्ट ऑफ द ऑटो कंपनीज, जो बड़ी ऑटो कंपनीज है। बट आई वुड से अगर अनदर 5-10% का करेक्शन आया तो ऑटो सेक्टर भी आपको काफ़ी एक अट्रैक्टिव लेवल पे मुझे लग रहा है, और वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा आई थिंक ओवरऑल कंजम्पशन सेक्टर आप देखोगे उसमें भी एक काफ़ी वैल्यूएशन करेक्शन हो गया है पिछले 3-4 साल में, बट एब्सोल्यूट बेसिस पे वैल्यूएशन अभी भी बहुत चीप नहीं है। आई थिंक आप देखिए करेक्शन के बाद भी वो 35 पी के ऊपर होगा। तो वैसे आप देखेंगे तो आप ये नहीं बोल सकते बहुत सस्ते है वो, फ्रॉम एन एब्सोल्यूट बेसिस रिलेटिव टू ओन हिस्ट्री कम हो गया है। तो आई थिंक अगर उसमें ग्रोथ रिवाइव हुई तो आई थिंक उस सेक्टर में भी आपका पैसा अच्छा बन सकता है, बट अभी आई थिंक एब्सोल्यूट वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं देता है। तो एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंजम्पशन भी हम देख सकते हैं, बट मोरली जहाँ पे आपको एब्सोल्यूट वैल्यूएशन कंफर्ट है वो शायद आई थिंक सिर्फ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है। कोई ऐसे सेक्टर जहाँ पे हाथ नहीं लगाना चाहिए, मतलब वैल्यूएशंस काफी महंगे हैं? आई थिंक बिकॉज ओवरऑल मार्केट ही वैल्यूएशन करेक्ट हो गया, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसका वैल्यूएशन बहुत महंगा है। ओके, आई थिंक सी कुछ थीम्स है, हाँ, आई वुड से उनका, और देखो और ऐसा है कि उसमें ग्रोथ अच्छी है बट वैल्यूएशन महंगा हो गया, तो आई दैट्स व्हाई मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप बहुत नेगेटिव है। जैसे आप, मैं एग्जांपल आपको 2 थीम्स की देता हूँ। एक है डिफेंस थीम, डिफेंस थीम पे हर कोई बुलिश है, गवर्नमेंट भी केपेक्स कर रही है, तो आउटलुक भी अच्छा है। हाँ जी, बट प्रॉब्लम क्या है, वैल्यूएशंस बहुत महंगे हो गए बहुत सारे डिफेंस स्टॉक्स के, बहुत सारी चीजें प्राइस्ड इन है। तो आप देखेंगे 5 साल पहले जिस कंपनीज के पी 15 भी नहीं होते थे, आज उनके पी 40-45 है। तो वैल्यूएशन भी अच्छे चल गए, आउटलुक अच्छा है, बट क्या वो आउटलुक और ग्रोथ की वजह से आपको स्टॉक प्राइस में रिटर्न बनेगा वो डिफिकल्ट है, बिकॉज आप ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं काफ़ी स्टॉक प्राइस में इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन एंड अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन। तो सेम वे अगर आप देखोगे एक थीम है कैपिटल मार्केट्स, ओवरऑल कैपिटल मार्केट्स, उसमें भी वैल्यूएशंस बहुत चल चुके हैं। ऑब्वियसली ये जो पूरा जो वॉलेटिलिटी है, जो कैपिटल मार्केट फ्लोज है, उससे बेनिफिट हुआ है, बट आई थिंक काफ़ी वैल्यूएशन रीडिंग उनकी भी हो चुके हैं पिछले 2-3 साल में। तो अगेन अगर मार्केट में करेक्शन आया या फ्लोज कम हो गए तो उनको भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो आई थिंक कुछ थीम्स से मैं थोड़ा वो रहूँगा, आई विल बी लिटिल नॉट वेरी एग्रेसिव, क्योंकि उसमें क्या है, ऑल्दो थीम अच्छी है बट वैल्यूएशन बहुत ऊपर है, तो आई विल बी लिटिल वेरी। तो जनरली जो थीम में आप देखोगे वैल्यूएशंस बहुत चल गए हैं और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, आई थिंक मैं जनरली वो थीम से थोड़ा दूर ही रहूँगा। तो बिजनेस अच्छा हो सकता है लेकिन इन्वेस्टमेंट के रिटर्न अच्छे करेक्ट, नहीं हो सकते। एग्जैक्टली। और एक चीज, जैसे मान के चलो पिछले 1-2 साल में गवर्नमेंट ने काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं। मान के चलो आपको टैक्स कट मिला है, आपको जीएसटी कट मिला है, आपको इंटरेस्ट रेट काफी कट हुए, ताकि सिस्टम लेवल पे नहीं दिखा लेकिन एटलीस्ट पॉलिसी लेवल पे काफी कट हुए हैं। आगे आने वाले दिनों में आपको मे बी 8 पे कमीशन आ जाएगा। तो ये सब जो इवेंट है, इसको अगर हम ध्यान में रखते हैं, या और भी कोई ऐसा कोई थीम है, तो मेरा क्वेश्चन है कि कोई ऐसा स्ट्रक्चरल थीम है जो हमें देखना चाहिए शॉर्ट टर्म की नॉइज को इग्नोर करके, कोई लॉन्ग टर्म थीम ऐसा है जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए और उसके वो क्लाइंट के पोर्टफोलियो में होना चाहिए? सी एक्चुअली क्या है ना, फाइनली ये जो आपने थीम्स बोली ना, ये सब कंजम्पशन रिलेटेड बेनिफिट्स थे, चाहे वो इनकम टैक्स कट हो, चाहे वो जीएसटी हो, और अभी आप 8th पे कमीशन। हाँ जी, देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैटर करता है कंजम्पशन के लिए वो होता है आपका एम्प्लॉयमेंट
और वेज ग्रोथ। तो आप अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम है, अच्छी नहीं है, और आपकी इनकम ग्रो नहीं हो रही है, डिस्पोजेबल इनकम ग्रो नहीं हो रही है, तो आई थिंक आप कितनी भी दूसरी चीज़ें कर लो, कंजम्पशन बियॉन्ड ए पॉइंट रिकवर स्ट्रक्चरली नहीं हो सकता है। तो जैसे कि इनकम टैक्स कट से थोड़ा बेनिफिट आया होगा कुछ चीज़ों में, जीएसटी का हमने क्लियरली बेनिफिट देखा ऑटो सेक्टर में, और अभी भी इनफैक्ट ऑटो सेक्टर अच्छा ही कर रहा है, बट वो कितने टाइम, 6 महीने और चलेगा, 1 साल और चलेगा, हमको पता नहीं। क्या वो 5 साल तक बेनिफिट देगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि जीएसटी का बेनिफिट आया, थोड़े टाइम में बेनिफिट देगा 1 साल, और फिर आई थिंक वो बेस में आ जाएगा। लॉन्गर टर्म कंजम्पशन बेनिफिट और ये सब के लिए आपको यू नीड टू हैव गुड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड गुड वेज ग्रोथ और इनकम ग्रोथ। आई थिंक उसमें थोड़ा चैलेंज हो रहा है। आई थिंक जब तक वो नहीं होगा हम स्ट्रक्चरली नहीं बोल सकते। सिक्लिकली ऑटो सेक्टर अच्छा लग रहा था, अच्छा किया, वो अच्छी वो बात है, बट ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली उसमें एक बीच में एक इम्पैक्ट आ गया कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ गया और उससे उसकी मार्जिन हिट हो सकती है। बट अदरवाइज टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक फाइनली ये जब गवर्नमेंट को भी पता है कि कंजम्पशन वीक है बिकॉज इनकम ग्रोथ नहीं हो रही है, और आई थिंक गवर्नमेंट ट्राई पुश कर रही है कंजम्पशन ग्रोथ को, इनकम रिलीफ दे रही है कंज्यूमर्स को इनकम टैक्स और जीएसटी के थ्रू, बट वो लॉन्गर टर्म में आपको इम्पैक्ट नहीं देगा, वो आपको शॉर्ट टर्म में बेनिफिट देगा, फिर वापस वो आई थिंक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एम्प्लॉयमेंट हैज़ टू कम बैक। मैंने एक चीज़ आपके नोटिस किया है कि बहुत सारी बार आप जो एक चीज़ के ऊपर काफ़ी इम्पोर्टेंस जो दे रहे थे वो वैल्यूएशंस है। हाँ। लेकिन जब कोई आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए उसमें मैनेजमेंट वर्सेस वैल्यूएशन, इसमें किसका रोल इम्पोर्टेंट आपको लगता है, या दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है? नहीं, दोनों ही इंपॉर्टेंट, बट मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्चुअली दोनों लिंक्ड है। आप देखोगे बहुत सारे आप भी देखोगे 2 कंपनीज है एक ही सेक्टर की, ठीक है, और आप देखोगे दोनों कंपनीज में बहुत डिफरेंस भी नहीं है, बट मैनेजमेंट क्वालिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसी के बेसिस पे बहुत बार वैल्यूएशंस डिफर हो जाते हैं। तो आई थिंक वैल्यूएशंस बहुत बार कैप्चर ही करता है कि वो मैनेजमेंट का क्वालिटी कैसा है। तो अगर अच्छा मैनेजमेंट क्वालिटी होगा तो उसका वैल्यूएशन हाई हो जाता है, मैनेजमेंट क्वालिटी पुअर है तो उसकी वैल्यूएशंस अपने आप मार्केट रिकॉग्नाइज कर लेता है और कम दे देता है। तो ऐसे बहुत कम बार ही वो मिसप्राइजिंग होती है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और सब कुछ अच्छा है और वैल्यूएशन बहुत कम है। ऑब्वियसली हम ढूंढते रहते हैं वैसी अपॉर्चुनिटीज, बट ऐसा नहीं है कि वो इजीली अवेलेबल होती है, मिल जाती है कभी कभी, बट जनरली टू आंसर योर क्वेश्चन दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा होता है कि वैल्यूएशन इज ऑलरेडी कैप्चरिंग द मैनेजमेंट क्वालिटी। कोई एक जैसे हमने बहुत सारी संभावनाएं ढूंढी है कि कहाँ पैसा बनाया जा सकता है, कहाँ पैसा खोया नहीं जा सकता है, तो एक एस्पेक्ट है कि रिस्क, आप कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप गौर से देख रहे हैं जो आपके लिए रिस्क बना हुआ है, शायद आपकी रात की नींद थोड़ी सी उसके वजह से हिली हुई है, तो ऐसा कोई एरिया? तो आई थिंक करंटली तो यही रिस्क है कि द जियोपॉलिटिकल इशू एंड ये कितना एस्केलेट होता है, बिकॉज एज मैंने जो पहले बताया वी आर नेट इम्पोर्टर ऑफ एनर्जी, तो सडनली समझो सबसे बड़ा रिस्क कंट्री के लिए है कि सडनली कोई भी रीजन से क्रूड ऑयल $200 हो जाए, और या फिर एलएनजी की सप्लाई बंद हो जाए, या फिर एलपीजी का इम्पैक्ट आ जाए। आई थिंक फिर इससे जस्ट नॉट अबाउट मार्केट तो एक चीज़ हो गई, डे टू डे लाइफ, कॉमन मैन को, नॉर्मल बिजनेसेस, एवरीवन विल गेट इम्पैक्टेड कि आपका अगर बहुत बढ़ गया। तो आई थिंक करंटली इफ आई से ये एक बड़ा रिस्क है इंडिया ऐसे कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको मार्केट्स में भी इम्पैक्ट करेगा कि कितना एस्केलेट होता है सिचुएशन। और ये इंडिया के लिए नहीं, ऑब्वियसली ये ग्लोबली बहुत सारी कंट्रीज के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो आई थिंक आज के दिन में यही सबसे बड़ा रिस्क है, मैं बोलूँगा। तो एक और मुझे जो ट्रेंड दिखाई देता है हमेशा इन्वेस्टर के बीच में, वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो मान के चलिए आज बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास में थे जो गोल्ड और सिल्वर के बारे में जानना चाहते हैं। 1 साल पहले वो स्मॉल और मिड कैप के बारे में जानना चाहते थे, उसके बाद में पहले वो डिफेंस के बारे में जानना चाहते थे, उसके पहले वो पीएसयू के बारे में जानना चाहते थे। तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है, ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और गोल्ड और सिल्वर के ऊपर आपकी क्या राय है? 2 चीज़ें। आई थिंक इन रिटेल इन्वेस्टर का जनरली वो बिहेवियर होता है, नेचुरल बिहेवियर के, वो जनरली जो चला है उसी को फॉलो करते हैं। आई मीन ऐसा नहीं कि सारे रिटेल इन्वेस्टर ऐसे हैं, ऑब्वियसली देयर आर कुछ इवॉल्व इन्वेस्टर्स भी है जिन्होंने मार्केट लॉन्ग टाइम तक देखा है, बट आई थिंक वहीं पे हमारा एज ए म्यूचुअल फंड और आपका एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र एक रोल होता है कि हम प्रॉपरली गाइड करें इन्वेस्टर्स को कि जस्ट लास्ट पिछले 1 साल का रिटर्न देख के आप किसी थीम या ट्रेंड में नहीं जाए, और
बिकॉज बहुत बार क्या होता है ऑलरेडी वो रिटर्न मैक्सिमम कैप्चर हो गया होता है और शायद वो आगे जाके डिसअपॉइंट करता है, तो वो आई थिंक हम दोनों का काम है वैसे। और आई थिंक आप स्पेसिफिकली अगर मैं आपने पूछा मुझे गोल्ड एंड सिल्वर पे, हाँ जी। अभी यही प्रॉब्लम है कि पिछले 1 साल में अच्छा रिटर्न बना तो अभी सब उसके बारे में पूछ रहे हैं। 1 साल पहले किसी को कोई याद ही पूछ नहीं नहीं था। रहा था। तो जनरली आई थिंक गोल्ड का, सिल्वर देखो बहुत वॉलेटाइल है तो उसके लिए आई थिंक आई विल नॉट से एनीथिंग, बट जनरली गोल्ड ऐसे एसेट क्लास आप देखोगे लॉन्ग टर्म से हम बोल रहे हैं कि इट इज़ ए एसेट क्लास जिसको आप एसेट एलोकेशन की तरह ट्रीट करिए अपने पोर्टफोलियो में। तो आज भी वही व्यू रहेगा कि आपको अपने पोर्टफोलियो का 5% 10% जो भी आपको कंफर्ट है, जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है, वो हिसाब से आप एक एसेट एलोकेशन का पार्ट बनाइए और उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई मीन मैं प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता क्या रिटर्न बनेगा गोल्ड सिल्वर में अगले 1 साल में, आई डोंट नो, बट आई थिंक अगर कोई इन्वेस्टर ये सोच के इन्वेस्ट कर रहा है कि पिछले 1 साल में जो रिटर्न बना है वो वापस बनेगा 1 साल में, आई थिंक वो जनरली ऐसा होता नहीं है। बिकॉज अभी एवरीवन वही चेस कर रहा है, तो जब हर कोई एक ही चीज़ चेस कर रहा है तो आई थिंक वो रिटर्न वापस बनेगा। आई थिंक उसकी जनरली प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो आई थिंक सो आई विल बी वेरी, अगर कोई वो रिटर्न देख के वापस आ रहा है कि हमको यही रिटर्न बनेगा, आई थिंक वो डिफिकल्ट है। बट एसेट एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक गोल्ड कंटिन्यू करता है, जैसे मल्टी एसेट फंड्स में होते हैं, जैसे उसमें भी हम 10 to 15% गोल्ड सिल्वर रखते हैं और बाकी हम फिक्स इनकम और इक्विटी रखते हैं। अच्छा, और एक जो ऑब्जर्वेशंस है जब हम क्लाइंट के पोर्टफोलियो करते हैं, उनके पास में म्यूचुअल फंड में एलोकेशंस होता है, पर साथ में वो ब्लू चिप के नाम पे अपने स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट होता है। अब चूंकि वो सेम स्टॉक्स म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में भी देखे जा सकते हैं, तो क्या ये स्ट्रेटेजी सही है या ये डुप्लीकेशन की स्ट्रेटेजी है? इसके ऊपर आपकी क्या राय हो सकती है? ये डिफ़िकल्ट थिंग टू कमेंट है, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल इन्वेस्टर कि उसका पोर्टफोलियो का कितना पार्ट डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स है और कितना पार्ट, अभी समझिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 95% म्यूचुअल फंड और 5% डायरेक्ट इक्विटी कर रहे थे ना, आई थिंक इट इज़ ओके। आई मीन बट अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में डाला है 50% और 50% आपने लार्ज कैप स्टॉक्स भी ले रखे हैं, बट देन देयर इज़ नो डाइवर्सिफिकेशन। आप आपको फिर थोड़ा मिड एंड स्मॉल कैप, आप अगर लार्ज कैप खुद से कर रहे हो तो आपको या फिर जो भी कर रहे हो आपको प्रपोर्शन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एसेट एलोकेशन बिटवीन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। सो आई थिंक वो एक रखना चाहिए। थोड़ा आप फिक्स इनकम भी रखोगे, बट अगर आपका पोर्टफोलियो पूरी तरह डुप्लीकेटेड है, आई थिंक देन इट इज़ नॉट गुड। बट इफ़ इट इज़ समवन इज डूइंग इट एज अ हॉबी, बहुत बार क्या होता है लोगों ने मैक्सिमम पैसा तो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट किया, बट थोड़ा खुद भी कर रहे हैं जस्ट टू ट्रैक द मार्केट ऑक्यूपाइड, आई थिंक देन इट इज़ ओके, देन इट इज़ हार्मलेस। बट अगर आप बड़ा पोर्टफोलियो खुद भी कर रहे हो और बड़ा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड में कर रहे हो और दोनों ही सिमिलर टाइप के स्टॉक्स और स्टाइल से, देन आप वो डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हो। आपके हिसाब से साउंड इन्वेस्टिंग का क्या डेफिनेशन हो सकता है? आई थिंक साउंड इन्वेस्टिंग होगा कि आप आई थिंक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इन्वेस्टिंग में कि आपको कैपिटल लॉस नहीं होना चाहिए, परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल जो मैं बोलता हूँ। कि आप क्या होता है कि रिटर्न तो बनता है, बट बहुत बार आप ऐसे मिस्टेक्स करते हो जिससे परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल हो जाए, कंपनी बैंकरप्ट हो गई या आपका 90% स्टॉक करेक्ट हो गया, आई थिंक वो रिकवर करना बहुत मुश्किल है। आई थिंक लोग बहुत फोकस करते हैं विनर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, आई थिंक मिस्टेक्स अवॉइड करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक साउंड इन्वेस्टिंग इज दैट आपको एडिक्वेट ऑब्वियसली रिस्क तो लेना पड़ेगा इक्विटी इन्वेस्टिंग में, बट यू शुड बी टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस, डू योर वर्क टू मेक श्योर दैट रिस्क इतना नहीं है कि आपका परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल हो जाए। ऑब्वियसली अगर आप मिस्टेक्स अवॉइड करोगे तो लॉन्गर टर्म में आप एक अच्छा रिटर्न बना सकते हो। कोई एक ऐसा मनी लेसन्स है जो आपने काफ़ी उसका प्राइस काफ़ी बड़ा पे करके ना आपने वो चीज़ को सीखा है? तो आई थिंक बहुत बार क्या हो जाता है कि आप कोई आइडिया पे बुलिश हो जाते हो एंड ऑब्वियसली आप यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड समटाइम्स यू बिकम ओवर कॉन्फिडेंट। एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस और एक होता है कन्विक्शन, दोनों में बहुत कम डिफरेंस है। और आप अपने पोर्टफोलियो का उसको एक बहुत बड़ा पोर्शन बना लेते हो। सो आई थिंक समटाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आप ग्रेजुअली बिल्ड करो पोजीशन, देखे कि वो स्टॉक कैसे चल रहा है, कंपनी कैसी चल रही है, और अकॉर्डिंगली आप एक कैलिब्रेट करो अपने पोजीशन को।
आई थिंक मिस्टेक्स कभी कभी ये हो जाती है कि इन ओवर कॉन्फिडेंस आप शुरू ही करते हो बड़े पोजीशन से और फिर वो कुछ उसमें प्रॉब्लम हो गया, वो स्टॉक करेक्ट हो गया, देन आपके पास इवन दो आप पॉजिटिव हो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऐड टू दैट पोजीशन। आई थिंक तो वो एक पोजीशन साइजिंग जो है, और ये मैं आपको इस साइड पे बोल रहा हूँ जब आपने ज़्यादा कर दी। कभी कभी ये भी होता है कि आप कन्विंस्ड हो, आपको कन्विक्शन है और आपने पोजीशन बहुत कम रखी। तो आई थिंक ये पोजीशन साइजिंग का जो कॉन्सेप्ट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कोई साइंस नहीं है, ये आर्ट है, आपको लर्निंग से आता है कि आपको व्हाट इज़ द राइट पोजीशन साइज कन्विक्शन के हिसाब से, नॉट मेकिंग इट टू हाई और नॉट मेकिंग इट टू लो के कोई इम्पैक्ट नहीं हो। आई थिंक वो एक आपको एक अच्छे से समझना जरूरी है। तो हम थोड़ा रोल फ्लिप कर लेते हैं। मान के चलो अगर आप मेरे रोल पे हो, अगर मैं अब ये क्वेश्चन पूछूं कि हाउ डू फाइंड अ गुड फंड मैनेजर, तो क्या डेफिनेशन हो सकती है या क्या ऐसे 2-3 पैरामीटर हो सकते हैं दैट फिट्स इन अ गुड फंड मैनेजर और मनी मैनेजर कैन से? सो हाउ टू आइडेंटिफाई अ गुड मनी मैनेजर? वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने इतना सोचा नहीं है कभी इस बारे में, बट आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स इज दैट आप कभी भी कोई पोर्टफोलियो मैनेजर को मिलते हो, ऑब्वियसली एवरी पोर्टफोलियो मैनेजर विल डिस्कस हिज इन्वेस्टमेंट फिलोसफी, इन्वेस्टमेंट स्टाइल। आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स, और देखो क्या है ना, रिटर्न्स तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी किसी का ऊपर आता है कभी किसी का नीचे आता है, बट आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स आपको देखना पड़ेगा और ट्रैक करना पड़ेगा कि जो वो इन्वेस्टमेंट स्टाइल या व्हाट इज ही सेइंग एंड व्हाट इज ही एक्चुअली पोर्टफोलियो में जो पोर्टफोलियो बना रहे हैं वो और पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, इज इट कंसिस्टेंट विथ जो आपको कम्युनिकेट कर रहा है। सी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंड मैनेजर आपकी अपनी एक स्टाइल या फिलोसॉफी कम्युनिकेट करे इन्वेस्टर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और वो बिकॉज आपको किसी ने कुछ कम्युनिकेट किया और आप वही अजम्पशन से चल रहे हो कि ये फंड मैनेजर इज दिस फॉलोइंग दिस, बट वो एक्चुअली अगर उसका कुछ उल्टा कर रहा है देन आपको नेगेटिव सरप्राइज होगा। कथनी और करने में करना होना चाहिए, तो वो आपको एक देखना पड़ेगा। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिग थिंग्स आई वुड से, बिकॉज रिटर्न्स के बेसिस पे आप इवैल्यूएट, तो ऑब्वियसली वो तो बहुत ईजी है नंबर्स पे इवैल्यूएट, बट आई थिंक रिटर्न्स तो क्या है ना, कभी किसी का टाइम अच्छा चलता है कभी किसी का नहीं चलता है, रिटर्न्स तो आते जाते रहते हैं। आई थिंक क्वालिटेटिवली आई थिंक दिस इज वन थिंग कि व्हाट द फंड मैनेजर इज कम्युनिकेटिंग एंड व्हाट ही इज एक्चुअली प्रैक्टिसिंग, उसमें इज इट सेम। कोई एक अच्छी एडवाइस आपको लगता है कि वो काफ़ी अच्छी मिली आपको एंड वो अभी भी आप उसको कैरी करते हो? हाँ, तो एक है कि जो हमारे जो बॉस है, आई मीन जो अभी पहले CIO थे अभी CEO है वेट्री सर, वो मुझे बोलते हैं कि कभी भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, समझो अभी आपको एक बड़ा डिसीजन लेना है शाम को, तो अभी कभी मत लो, आप सो जाइए, अगले दिन सुबह उठ के अगर आपको वापस लगता है लेना चाहिए तो अब लीजिए, तो एक बार टाइम दीजिए, आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए, सो जाइए उस पर, क्योंकि फिर आप अगले दिन आपको रियलाइज़ होगा कि आपको वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आई थिंक इट्स वेरी गुड एडवाइस। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो अभी जो माहौल है थोड़ा अनसर्टेनिटी का माहौल है, और जब मैं इन्वेस्टर से बात करता हूँ या जब वो कॉल करते हैं तो उनको ये अनसर्टेनिटी रिस्क लगती है। हाँ, आपके हिसाब से क्या है, अनसर्टेनिटी आपको अपॉर्चुनिटी लाती है या इसको रिस्क के तरह देखना चाहिए? सी आई थिंक इक्विटी ऐसा एसेट क्लास स्टेबल तो है नहीं, फिर तो हमको फिक्स इनकम में डालना पड़ेगा, FD में डालना पड़ेगा सेम रिटर्न, तो इक्विटी हमेशा वॉलेटाइल रहेगी, किसी साल वो आपको 20% पॉजिटिव रिटर्न देगी, किसी साल आपको 20% नेगेटिव भी दे सकती है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहे। अगर जब आप अनसर्टेनिटी है तब आप इन्वेस्टमेंट निकाल दोगे, तब तो एक्चुअली आपने गलती कर दी, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट में बने रहना है, क्योंकि अब कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो आपको तभी मिलेगा जब आप बने रहोगे मार्केट में। आप अगर बार बार अंदर बाहर करोगे तो आपको ना ही कंपाउंडिंग का कभी बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि SIP करते रहना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आपकी जो वोलेटिलिटी है वो भी आपकी कम हो जाती है, कैप्चर हो जाती है। आप हर लेवल पे मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका एक एवरेजिंग भी हो रहा है। तो आई थिंक अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी मार्केट में, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। आपको अगर एज ए अपॉर्चुनिटी यूज़ करके और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना वो भी अच्छी बात है, बट एटलीस्ट उस टाइम पे मार्केट से बाहर जाना तो गलत बात होगी, बिकॉज आप फिर पूरा आप रिटर्न टेबल पे छोड़ के जा रहे हो जब वो मार्केट चलेगा। सेम चीज़ कोविड में हुआ था, अगर कोविड ने किसी ने बेच दिया होता तो उसको वो फ़ायदा नहीं होता अगले 3-4 साल का। आई थिंक वो हमने टाइम एंड टाइम अगेन देखा है। कम से कम 5 साल के व्यू से आना चाहिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट में, और आप देखोगे कोई भी साइकिल में 5 ईयर प्लस व्यू लोगे, आपको मार्केट ने एक अच्छा रिटर्न बना के दिया।
थैंक यू विशाल जी। हमारा मकसद यही था आपसे बातचीत करने के पीछे कि कहीं न कहीं आपके जो 15-20 साल का जो एक्सपीरियंस है उसको लिवरेज करें। उसका बेनिफिट अगर हमारे जो Correct. दर्शक हैं अगर उनको मिले, अगर उनकी जो डायरेक्शन इन्वेस्टमेंट जर्नी में अगर कुछ बेनिफिट मिले तो आई थिंक हमारा आज का डिस्कशन सार्थक हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू द अनिप टाइम। जी, बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत होपफुली डिस्कशन यूज़फुल रहेगा लोगों के लिए। थैंक यू। थैंक यू।